क्लास 10 केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 12 पार्ट 12 है और टॉपिक 1, ठीक है ना। इसके अंतर्गत हम लोग केमिकल रिएक्शन देख रहे थे। आज का टॉपिक है क्रियाशील धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन किस प्रकार से डिस्प्लेस होगा। अम्ल अगर है तो हाइड्रोजन किस प्रकार डिस्प्लेस होगा, इसकी कहानियां देखेंगे, ठीक है ना। कहता है सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एक अम्ल है। अब तनु विलयन में, अब दोनों के बारे में पहले समझिए कि तनु विलयन क्या चीज है, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4, इसको हाइड्रोजन सल्फेट कहेंगे। कैसे सल्फ्यूरिक एसिड बना, तो हाइड्रोजन का वैलेंसी +1 और सल्फेट का वैलेंसी -2, ठीक है ना। तो ये 2 कहाँ जाएगा, दूसरा का खा जाएगा, है ना, यहाँ तो क्या हो जाएगा H2SO4। इस प्रकार से हाइड्रोजन सल्फेट बन गया, यानी सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। सल्फ्यूरिक एसिड 2 प्रकार के होता है। कौन कौन 2 प्रकार है भाई, तो सबसे एक को बोलते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलेंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड। और दूसरा को बोलेंगे तनु, है ना, तनु सल्फ्यूरिक एसिड। अब सांद्र का और तनु का मतलब क्या हो, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन, CONC, कॉन्क, इसको बोला जाता है कॉन्क, कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड। और इसको बोलेंगे डाइल्यूट, DIL, और ऐसे N लिख दिया जाता है, ये शॉर्ट फॉर्म है। CONC ऊपर N लिख दीजिए, ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन, है ना, शॉर्ट में कॉन्क बोलेंगे। और डाइल्यूट, DIL ऊपर में N लिख दीजिए, हो गया डाइल्यूट, ठीक है। अब ये होता है पंचोछा, पंचोछा समझ में आता है, पंचोछा और पंचोछा। और ये हो गया गाढ़ा। इतना समझ में आता है तो ये आपको समझ में आ गया, और ये नहीं आता है तब बेकार है ना, लालच है ऐसा जिंदगी पर। गाढ़ा, गाढ़ा, ये देखो इसको कुछ बड़ा गाढ़ा, अड़ा या अड़ा हड़ा है। चलिए बाद में उसको दिखा रहे हैं, आज देखें। खैर ये हो गया सांद्र, यानी कि गाढ़ा है। और अगर इसको में पानी डाल दीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा, तनु बन जाएगा। तो सांद्र से तनु बनाने के लिए समझ में आ गया ना। और इसको ज्यादा हीट कर दीजिए तो फिर से पानी सब उड़ा, हीट करिएगा तो सब आग लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, सांद्र बन जाएगा, ठीक है ना। आप पिछले क्लास में बताए थे कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को पानी में डालना चाहिए तनु बनाने के लिए, कि पानी को सल्फ्यूरिक अम्ल में डालना चाहिए तनु बनाने के लिए, है ना। तब पानी को डालना चाहिए, और नहीं तो क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे तो एक व एक उड़ जाएगा और मुंह कान सब बराबर हो जाएगा जल करके। ऐसा घटना कैसे पता चलेगा, तो मान के चलिए पूरा तावा धीपल है और उस पर पानी के बूंदा मारिए, है ना, हो सकता है आपका मुंह झोला जाएगा। तो कैसे झोलाएगा, एक और पानी के बूंदा कस के उड़ता है। जब ज्यादा हीट मिलती है तो क्या होता है, कस के उड़ जाता है ना। तो इस प्रकार अब कम रहेगा तब ओकरे में आ जाएगा। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल की कहानी थी। अब यहाँ पे देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल के तनु विलयन में जिंक का एक टुकड़ा डाल लेंगे। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या डाल दो, तो एक जिंक का टुकड़ा डाल दो, किसमें, सल्फ्यूरिक अम्ल में। सल्फ्यूरिक तनु बना दिए। अब ये सल्फ्यूरिक अम्ल को पानी डाल के क्या बना दिए, तनु बना दिए। अब तनु बना के और इसमें जिंक का टुकड़ा डाल दिए। क्या डाल दिए, जिंक का टुकड़ा। अब जब जिंक का टुकड़ा डाल दिए, अब देखिए दोनों खोजिए जिंक और वो दोनों में क्या संबंध है, जिंक और उसमें क्या संबंध है, ये देखिए। जिंक कहाँ, जिंक देखो यहाँ, और हाइड्रोजन कहाँ, यहाँ। तो बड़ा कौन हो गया, जिंक। बड़ा कौन है, जिंक बड़ा है। जिंक क्या है, बड़ा है। अब जिंक बड़ा है तो क्या बनाएगा, खुद सोचिए ना। ये देखिए कोई नहीं रह रहा, ये है ना, ये क्या है, कोई नहीं रह रहा है। और कब्जा कमजोर आदमी कर ले तो ये अटैक करके नहीं छीन लेगा। तो ये अटैक किया, जैसे अटैक किया तो जिंक के पास कितना वैलेंसी, +2, सल्फेट के पास कितना वैलेंसी, -2। ये दोनों क्या हो गया, खत्म हो गया। क्या बन गया, ZnSO4। क्या बन गया, ZnSO4। क्या बन गया, ZnSO4। और बाहर डिस्प्लेस हो गया हाइड्रोजन गैस। देखिए H2 कहाँ लगा दिए, चूंकि अभी जो बताए थे, यानी ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन गैस बाहर हो गया, ठीक है। तो ये कहानी था कि जब किसी अम्ल से
किसी अम्ल से, अम्ल 3 गो अम्ल होता है, ऐसे अम्ल बड़ी मनी होता है, लेकिन प्रॉपरली 3 गो के लिया जाता है। एक H2SO4, दूसरा HCl और तीसरा HNO3 है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। अब देखिए एक कहानी सब पर दोहराइए, कोई दिक्कत नहीं। जेडेन इसके साथ भी जेडेन के साथ रिएक्शन करवाइए, ठीक है ना। अब यहाँ से कोई नहीं लीला करने गया, ये देखो है ना, ये क्लोरीन और यहाँ पे नाइट्रेट। अब हाइड्रोजन ने डिस्प्लेस होना है तो क्या करेगा, जिंक क्लोरीन पर अटैक करेगा, तो Zn+2 चार्ज और Cl-1 वैलेंसी, ये उधर गया तो क्या बना ZnCl2। यहाँ क्या बना Zn, क्या बना ये ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस बाहर हो गया, हाइड्रोजन गैस बाहर। बैलेंस करो इसको, बैलेंस करो, तो यहाँ पे 2 लगा दो, ये लगता है बैलेंस हो गया ना बैलेंस। अब ये देखिए, अभी बताए थे नाइट्रेट NO3 पर कितना वैलेंसी -1 और जिंक पर वैलेंसी +2, जिंक पर वैलेंसी +2। ये है कोई नहीं रीडर, इसको ढकेलेगा ये भागेगा, इसको अटैक करके अपना मिला लिया। तो ZnS, अब ये जाएगा ओकरा घर और ये जाएगा एकरा घर, तो क्या बन गया Zn1 और NO3 का होल ट्वाइस। यहाँ क्या हो गया ZnNO3 का होल ट्वाइस। अब भाग गया कौन, हाँ भागा नहीं तो मार ही देता, ठीक है। तो इस प्रकार से बैलेंस करो, बैलेंस करो। यहाँ 2 लगा, कहा वहां पे नाइट्रेट में 2 लगा, हो गया बैलेंस, हो गया बैलेंस। तो कहा था कि अगर कोई अम्ल को कोई भी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये धातु, ठीक है, जो हाईली रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड ये हो गया, एसिड से हाइड्रोजन का अलग, ठीक है ना। ये सब टोटल समझ में आ गया कि कैसे कैसे क्या बना और क्या नहीं बना। आइए बुक में देखते हैं। तो हाइड्रोजन गैस निकलती है तथा विलयन जिंक सल्फेट शेष रह जाता है, और यहाँ पे क्या शेष रह गया, जिंक सल्फेट शेष रह गया ना। अगला थ्योरी, सल्फ्यूरिक अम्ल के अतिरिक्त जिंक धातु, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल का फार्मूला H3PO4। फास्फोरिक अम्ल का फार्मूला क्या होगा H3। अब नहीं आपको समझ में आते H3PO4 भी ले लीजिए, है ना। आपको अगर पसंद ये है, हाइड्रोक्लोरिक तो लेके दिखा दिए, अब लेके दिखाते हैं फास्फोरिक एसिड। क्या है फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड का फार्मूला बताइए, क्या बताया था H3PO4। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फास्फोरिक एसिड। पॉलिटेक्निक 2014 के आप बना देखिएगा तो फास्फोरिक एसिड का फार्मूला पूछा था, ठीक है ना। तो एक वाला ज्यादा वाला और फास्फोरस रहता तो होता H3PO3। ये होता, ये हाइड्रोजन हाइड्रोफास्फोरिक एसिड, ये हाइड्रोफास्फोरस एसिड। ये क्या है हाइड्रोफास्फोरस एसिड, और ये फास्फोरिक एसिड। अस वाला कम वैलेंसी, इक वाला ज्यादा। तो इसके साथ जब रिएक्शन करवाइएगा तो क्या बनेगा, है ना। तो सोचिए क्या बनेगा, जिंक का वैलेंसी बताइए +2, अब PO4 का वैलेंसी बताइए -3, है ना। फास्फेट का वैलेंसी -3। ये ओकरा घर जाके खाएगा, इसके घर खाएगा, तो यहाँ क्या बना देगा Zn3 और PO4 होल ट्वाइस। यहाँ क्या बन गया Zn3PO4 होल ट्वाइस, और हाइड्रोजन भाग गया, है ना, हाइड्रोजन बाहर हो गया। बैलेंस कीजिए, बहुत आसान तरीका है। यहाँ देखिए अब बैलेंस की, यहाँ कितना है 2, PO4 खोजिए 2 लगाइए, और जिंक यहाँ 3 लगाइए, देखिए बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कब आ गया, हाँ हाइड्रोजन कब, यहाँ 6 हाइड्रोजन थे, यहाँ 6, ठीक है ना। ये बैलेंस रिएक्शन हो गया। हीट एंड ट्रायल मेथड द्वारा ये बैलेंस किया गया है। बैलेंस करने का तरीका है आयनिक मेथड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड। तो इस मेथड वाला भी बैलेंस किया जाता है, क्लियर है। तो इस प्रकार से आप इसको नोट कर ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आपने देखा कि फास्फोरिक अम्ल के साथ भी कराओ, एसिटिक एसिड,
है ना, इसके साथ भी कराओ, तो सबके साथ कराओगे तो हाइड्रोजन क्या होगा, विस्थापित होगा, बाहर होगा। अब ये क्रियाकलाप देखिए, एक्टिविटीज कहता है 3 अलग अलग प्रणालियों में, अब 3 को प्रणाली ले लीजिए, टेस्ट ट्यूब है ना, ऐसा ऐसा टेस्ट ट्यूब क्या को लीजिए, 3 को टेस्ट ट्यूब ले लीजिए। 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में एक बार हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, फास्फोरिक एसिड H3PO4 और एसिटिक एसिड है ना CH3COOH ले ली। जिंक धातु के सामने टुकड़े को प्रणाली में सब में डाले, जैसा कि तीनों में डालिए। जिंक धातु का टुकड़ा ले लीजिए छोटा छोटा और तीनों में डालिए। एक टेस्ट ट्यूब में क्या लिया, हाइड्रोक्लोरिक, दूसरा में फास्फोरिक और तीसरा में एसिटिक एसिड, फार्मूला एसिटिक CH3COOH। प्रत्येक प्रणाली में गैस के बुलबुले निकलते नजर आएंगे। प्रत्येक प्रणाली के मुंह पर जलती हुई संठी को ले जाए, वो याद आया ना पिछला क्लास, जलती हुई संठी। अब इसको ले जाइए, पता नहीं लोग को क्या है, जलती हुई संठी समझ में आता है, ठीक है ना। आग को ले जाइए, पॉप आवाज आएगा, क्या आवाज आएगा, अब जहां संठी लेगा पॉप आया, हाइड्रोजन गैस निकल रहा के साथ जल उठती है, अर्थात निकलने वाली गैस क्या है, हाइड्रोजन गैस। अब ऑक्सीजन गैस रहा तो धड़ा के लहर जाता है ना, अब बुझ जाता है जल पॉप की, अच्छा सॉरी, ये जल उठती है, समझ में आना, मतलब जल जाती है। अब जल बड़ा घटिया चीज है, जल माने दूगो, एगो जल माने जलना और एगो जल माने पानी। अब पता ना दोनों कैसे कैसे है, दोनों एक ही चीज। तो इस प्रकार से विस्थापित होते आपको नजर आ गए कि जिंक धातु, हाइड्रोजन गैस क्या होगा, जिंक धातु से अम्ल से विस्थापित हुआ। ये देखिए अलग अलग आया, ठीक है, सबके जिंक का टुकड़ा डाला हुआ है, और एक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और यहाँ पे फास्फोरिक एसिड और ये एसिटिक एसिड, और ले लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, नाइट्रिक एसिड ले लो, सब लेकर के बनाइए, आपको हाइड्रोजन गैस विस्थापित नजर आएगा। कभी कभी क्वेश्चन में रहता है हाइड्रोजन, अब जिंक धातु का अम्लों के साथ अभिक्रिया, HCl अभी तुरंत दिखा दिए थे ये कि HCl यहाँ से क्या ZnCl2 बनाएगा हाइड्रोक्लोर, और यहाँ भी ये तो दिखाई दिए है ना कि Zn, क्लियर है, ये देखिए। अब इसको भी कुछ नहीं है, वही है, Zn है और एसिटिक एसिड है, तो यहाँ Zn के साथ में बना लेगा, तो इसका वैलेंसी 2 होता है, तो ये वाला 2 आ जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे Zn हो गया और यहाँ H2 गैस बाहर हो गया, ठीक है। अगला है उभय विस्थापन अभिक्रिया, ये कब तकनीक कर रहा था ना, दुद्दू को करेगा, है ना, ओकरा करू, ठीक है। अब पढ़ा दिए, ऐसे पढ़ा दिए, ये भी 4था 5वां लेक्चर में ये हो चुका है। उभय विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके पहले था सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब कोई लग रहा हो कि नहीं पढ़ा, ये भी हो गया, खत्म है ये, ठीक है ना। उभय विस्थापन अभिक्रिया कहता है 2 यौगिक आयन का विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है, एकरा ओकरा के साथ, ओकर के साथ, इंटरकास्ट मैरिज हो रहा है, नहीं है वो गोटिया नहीं कि ओकर बहन से वो शादी कर लेगा, ओकर बहन से वो शादी कर लेगा, ठीक है। तो वही वाला ये है, समझ में ना, कि 2 आपस में ये विनिमय करेगा, यानी एक्सचेंज करेगा, एक्सचेंज ऑफर है, आदान प्रदान करके नए यौगिकों का निर्माण करता है। ये देखिए ऐसा, ये चल जाएगा एक साथ, एक्स जाएगा कि देखो यहाँ पे एगो प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, लड़का है लड़की है, लड़का है लड़की है, तो लड़का हुआ लड़किया के साथ जाएगा, है ना, और यहाँ ये लड़का हुआ ये लड़किया के साथ। अब जब एक के साथ बनाएगा एक्स वाला बी कैसे, तो यहाँ कुछ ही बनेगा, एक्स बी बनेगा कि नहीं, एक्स बी, और यहाँ क्या बनेगा, ए वाई, वाई बी, वाई ए नहीं बनेगा, आगे लड़का तब लड़की। फार्मूला लिखने का तरीका में पहले पढ़ा चुके हैं, पहले पॉजिटिव रेडिकल्स उसके बाद नेगेटिव रेडिकल्स, ठीक है। तो पहले यहाँ ए होगा पॉजिटिव, और शादी किया किससे, वाई से, तो ए वाई, देखो तो यह चीवाना है। अब ये कहानियां जो हम बता दिए हुए हैं, ठीक है। अब एगो देखते हैं, क्वेश्चन है कि सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला और ये सोडियम क्लोराइड के साथ, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। तो सिल्वर का Ag होता है और नाइट्रेट NO3, इस पर -1, इस पर +1, सिल्वर नाइट्रेट। और एक और कौन था, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे सोडियम +1 चार्ज और क्लोरीन -1 चार्ज, है ना। अब फार्मूला कैसे बनेगा भाई साहब, तो Ag एक है ना, है दोनों एक है, यानी ये फार्मूला हो गया AgNO3,
और ये क्या फार्मूला बना देगा, NaCl। तो यहाँ पे लिखेंगे AgNO3 और प्लस में NaCl। अब शादी विवाह वाला लगन है, बनाइए उसको। Ag किसके साथ, Ag ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है कुछ क्या, इसको ले जाइए ना। देखिए यहाँ पे क्या आपको मिला, AgNO3, AgNO3। यहाँ पे क्या मिल रहा है, AgNO3 और यहाँ NaCl। अब ये पॉजिटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव किसके साथ, नेगेटिव के साथ। तब बताइए Ag और Cl कैसे फॉर्मूला लिखेंगे, तो Ag का वैलेंसी +1 और Cl का वैलेंसी -1। तो यहाँ पे क्या आ गया, AgCl आ गया ना। तो यहाँ क्या लिख देंगे, AgCl हो गया। अब ये इसके साथ होगा, तो Na का वैलेंसी +1 और नाइट्रेट NO3 -1। तो ये भी एक ही फार्मूला हो जाएगा, NaNO3। यहाँ से क्या बन गया, NaNO, है ना। ये नहीं समझ में आ गया ये रिएक्शन कैसे बना, ये है चीज वो खत्म हो गया, क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया होगा। अब ना, अब देखिए ये दही जैसा प्रेसिपिटेट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन याद करो, पढ़ाया है ना। अब क्षेपण अभिक्रिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है कि कोई चीज को मिलाइएगा ना तो अलग होने के, दही जैसा कुछ बन गया, या तो नीचे बैठ गया या ऊपर छपला गया, तो उसको आप निकाल लीजिए हाथ से शुद्धिकरण करने के लिए, और जो नीचे बच गया दूसरा हो गया। कभी ये नीचे बैठ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, हल्का चीज ऊपर और भारी चीज नीचे आता है। तो ये हो गया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंतर्गत भी ये ही थ्योरी पढ़ा, ये वाला रिएक्शन था वहां पे। चलिए क्लियर हो गया, AgCl, बोलिए क्लियर है। तो इस प्रकार से सिल्वर क्लोराइड का सफेद अपक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। कैसा, ये सफेद रहेगा, याद रखो कैसा रहेगा, सफेद। ये NaCl AgNO3 समझ में तो आ गया। देखो वही बताया कैसे ऐसे करके ऐसे बनाया। अगला, जब बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करवाइए। बेरियम क्लोराइड, अब बेरियम कौन सा ग्रुप में है ना, तो सेकेंड ग्रुप में। सेकेंड ग्रुप का नाम क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, है ना। सब पर वैलेंसी कितना, 2, है ना। तो बेरियम क्या था, बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम का हो गया Ba+2 और क्लोराइड Cl -1। तो ये दोनों से फार्मूला क्या लिखाएगा, तो BaCl2, यहाँ पे हो गया BaCl2। जब बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट, तो सोडियम का Na+1, सल्फेट SO4 -2, है ना। तो यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा, Na2SO4। यहाँ पे क्या मिला, Na2SO4 हो गया ना। अब करना क्या है, तो करना ये है कि ये दोनों के साथ वही विवाह वाला काम करवा दीजिए। ये किसके साथ, इसके साथ, और ये इसके साथ, ठीक है ना। अब यहां से बेरियम और सल्फेट के साथ, तब Ba का वैलेंसी कितना, +2, और सल्फेट का वैलेंसी कितना, -2। तो ये दोनों खत्म, तो क्या मिल जाएगा, BaSO4। यहाँ पे क्या मिलेगा, BaSO4। और यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन, सोडियम का Na और क्लोरीन का Cl, ठीक है, दोनों एक ही है, खत्म, यानी NaCl। यहाँ पे क्या मिल गया, NaCl। बोलिए दिक्कत नहीं ना है, बैलेंस करो। क्लोरीन यहाँ पे 2, यहाँ 2 लगाइए, पूरा बैलेंस हो गया, ठीक है। यही हो गया डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
तो इस प्रकार से, और BaSO4 प्रेसिपिटेट कर जाएगा, है ना। प्रेसिपिटेट मतलब अपक्षेप, दही जैसा ये अपक्षेप बन के तैयार हो। अब मतलब कोई भी भारी नहीं है, इसको दिखाते हैं। जब फेरस सल्फाइड को, तब फेरस, अभी देखिए फेरिक और फेरस आ गया ना। आयरन के पास 2 वैलेंसी, आयरन के पास 2 वैलेंसी, एक वैलेंसी को इक कहते हैं और दूसरा को अस कहेंगे। एक को इक कहेंगे और दूसरा को अस कहेंगे, है ना। एक इक ज्यादा वाला को, तब +3 जिसका वैलेंसी होगा इक कहलाएगा, +2 होगा वो। ये हो गया फेरस, ये हो गया क्या, फेरासा, फेरस। और ये हो गया, उल्टा बोला गया यार, यहाँ पे क्या है, फेरिक, फेरिक, और ये क्या है, फेरस, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, फेरस, यानी फेरस नीचे वाला, यानी Fe+2 वाला। और सल्फाइड, सल्फाइड अभी देखे ना, सल्फाइड, सल्फाइड कितना, कौन ग्रुप में है, तो सल्फाइड छठा ग्रुप में है। कौन कौन है इसमें, छठा में ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, सिलीनियम, टेरुलियम, पोलोनियम, इस सब पर -2, यहाँ पे +6, सब पढ़ा चुके हैं। +4, +4, कैसे कैसे हायर और लोअर था ये पढ़ा। यहाँ पे -2 मिला, कितना मिला, -2 हो गया। देखिए खत्म हो जाएगा, ये दोनों खत्म हो गया, क्या बच गया, FeS। यहाँ से क्या मिल गया, FeS, क्या विक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाए तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2A। हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे लिखाएगा, तो हाइड्रोजन पर वैलेंसी कितना, +1 और S पर -2, ये कर वाला एक रखा जाएगा, तो हो गया H2S, H2S। अम्ल से कहेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकालती है। और फेरस सल्फेट, तब फेरस सल्फेट कैसे लिखाएगा, Fe फेरस +2 और सल्फेट -2, कम खत्म हो गया, क्या दे रहा है, FeSO। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से ये पूरा के पूरा क्लियर हो। FeS जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा तो ये केकरा का जाएगा, सल्फेट वाला, और ये इसके साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ऐसा बनते नजर आ गया। जब कॉपर सल्फेट का नीला विलयन, अब देखिए हर बार आपको कॉपर सल्फेट आ रहा है तो ये नीला विलयन है। कैसा कलर का है, कॉपर सल्फेट नीला, आयरन सल्फेट हरा, और व्हाइट यानी कि उजला, जिंक सल्फेट उजला। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित किया जाता है। जब कॉपर सल्फेट से CuSO4 से H2S प्रवाहित किया जाएगा तो ये किसके साथ, S के साथ, ये प्लस है तो माइनस, और ये इसके, तो H2SO4 बनाएगा कि नहीं बनाएगा, और यहाँ पे CuS बाहर हो गया। तो कहता है गैस प्रवाहित की जाती है, तब कॉपर सल्फेट काला अपक्षेप प्राप्त होता है। कॉपर सल्फेट का कैसा, ये काला, याद रखिएगा कि कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होगा, काला। कॉपर सल्फाइड का कलर कैसा होगा, काला, याद रहेगा, है ना। ये सब नोट कीजिएगा जरूर, सारे बच्चे इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। जो चीज बताते जा रहे हैं वही, अब उल्टा लग रहा होगा, ये चीज पूछ ही नहीं सकता, तो ये एग्जाम में नहीं पूछता है, दूसरा का एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है ना। तो कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होगा, काला होगा, सल्फाइड का कलर काला, और ये अपक्षेप प्राप्त होगा नीचे की ओर, बता चुके हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल बनने के कारण अम्ल का अम्ल विलयन में ही रह जाता है, क्लियर है। अगला है लेड, लेड यानी Pb, लेड यानी Pp। आप समझो लेड 2 प्रकार की होती है, लेड का भी वैलेंसी 2 होती है, कितने होगी, 2। लेड, लेड को Pb कहते हैं, ये चौथा ग्रुप में है। कौन ग्रुप में, चौथा में। चौथा ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। -4 +4 +4 +4 +4 +4 +2 +2 और +2। अब हायर को, हायर वाला रहेगा तो इक करके 4 करेंगे, हायर वाला रहेगा इक करके 4 करेंगे, और लोअर वाला आस, लोअर वाला क्या हो जाएगा, आस। हायर इक और लोअर आस। अब यहाँ Pb खोजो, मिला Pb, तो एगो 4 है और एगो कितना है, +2 है, तो हायर इक वाला कौन हो गया, अगर Pb होगा 4 और एक होगा Pb +2, तो ये हो गया पोलम्बिक, क्या हो जाएगा, पोलम्बिक, और ये हो गया पोलम्बस, ठीक है ना। तो लेड नाइट्रेट के विलयन में
आयोडीन। अब यहाँ पे दूध लिया है, देखिए दूध लिया है तो कौन वाला है, कोलंबस वाला है, SOUS वाला है ना। तो लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडीन को डालना है, पोटेशियम आयोडाइड को डालेंगे तो क्या मिलेगा। अब यहाँ पे Pb का वैलेंसी कितना दिखाया था 2, तो यहाँ पे देखो Pb पर +2 चार्ज और नाइट्रेट NO3 -1, तो इस प्रकार क्या देगा, तो PbNO3 का होल ट्वाइस, है कि नहीं। अब ये वाला क्या होगा, Pb किसके साथ, Pb अटैच हो जाएगा आयोडीन के साथ और पोटेशियम अटैच हो जाएगा इसके साथ, तो पोटेशियम का वैलेंसी 1 और नाइट्रेट NO3 का वैलेंसी -1, तो क्या बना देगा KNO3, क्या बना दिया KNO3। और यहाँ से अब इसका ये वाला देखिए आयोडीन वाला, तब Pb का वैलेंसी कितना +2, आयोडीन का वैलेंसी -1, तो क्या हो जाएगा PbI2, यहाँ बन रहा है ना, यही अपक्षेप पीला अपक्षेप, याद रखिएगा कि PbI2 इसका कलर कैसा होगा, तब पीला कलर होगा, कैसा PbI2 यानी पीला इसका कलर होगा, कैसा कलर होगा, पीला कलर होगा। इस प्रकार से अगला वही चीज आ गया अपक्षेपण अभिक्रिया, है ना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अब क्या होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कहता है कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, किसे कहते हैं आपको लिखना है, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिनमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में, यानी कि दही जैसा, ठोस है ना, दही जैसा विलयन से अलग हो जाए। पहले दोनों एक ही जैसा था, विलयन था, लिक्विड था, और कुछ डाले तो वो दही जैसा जम करके अलग हो जाए, ऐसी अभिक्रियाएं अपक्षेपण यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाते। ये याद कर लीजिएगा, हो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। पृथक होने वाला ठोस अपक्षेप कहलाता है, पृथक होने वाला ठोस क्या होता है, अभिक्षेप यानी प्रेसिपिटेट कहलाता है। सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन, एक ही चीज बार बार है, उभय विस्थापन अभिक्रिया डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ, तो इस डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सिल्वर क्लोराइड का अपक्षेप के रूप में प्राप्त हुआ। देखिए इस प्रकार से अपक्षेप के रूप में प्राप्त हुआ, ठीक है ना। ये तो रिएक्शन कितना बार हो चुका है, 3 से 4 बार ये रिएक्शन हो चुके हैं। अगला है उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उदासीनीकरण अभिक्रिया 7, वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ लवण करता है। अब देखिए अम्ल और भस्म, जिसमें हाइड्रोजन लगा रहे वो अम्ल रहेगा और हाइड्रोक्साइड है तो भस्म होगा। इसके अलावे भी और तरीका होती है जो हम लोग एसिड बेस रिएक्शन में पढ़ेंगे, यानी दूसरा टॉपिक केमिस्ट्री का जब दूसरा टॉपिक आएगा एसिड बेस रिएक्शन, उसमें पूरा डिटेल ही अम्ल और क्षार के बारे में ही पढ़ना है। तो यहाँ पे बस अभी बता देते हैं, हाइड्रोक्साइड लगा रहेगा वो भस्म कहलाएगा और हाइड्रोजन वो तो अम्ल हो गया। तो कहता है किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया कहलाता है, तो इसमें लवण बनता है यानी सॉल्ट, एसिड बेस रिएक्शन करके लवण, सॉल्ट और वाटर बनता है। जब व्हेन एसिड बेस आर रिएक्शन टू गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, जब अम्ल और भस्म अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है, इसको सॉल्ट कहते हैं। NaCl सॉल्ट हो गया, ये वाटर हो गया, है ना। ये क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। तो कैसे कहेंगे, एकदम आसान है, अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा जो बनेगा उदासीनीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड, अब सब वही प्रक्रिया, अब नया कुछ बचा ही नहीं। देखिए यहाँ पे देखो, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, ये प्लस होगा ये माइनस होगा ना। ये किसके साथ, तो ये चला जाएगा इसके साथ और ये चला जाएगा इसके साथ, तो NaCl बनेगा, नहीं बना, NaCl बना। आई देखो, एक हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन मिलके H2O बनाएगा। देखो ना, H दुगुना है O है, और एक प्लस माइनस मिलकर न्यूट्रल हो गया, तो प्लस माइनस मिलकर के न्यूट्रल हो गया। इस प्रकार से ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया सोडियम क्लोराइड और ये जल। क्लियर हो गया, दिक्कत तो नहीं आ रही होगी। अब देखिए इसमें भी वही है कि ये H है, ये इसके साथ OH के साथ तो H2O दे देगा, और ये पोटेशियम किसके साथ, सल्फेट के साथ, सल्फेट का 2 वैलेंसी, K2SO4 K2SO4 और वहां जल हो गया। क्लियर है ना। तो कहता है इन अभिक्रिया अम्ल और भस्म एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देता है ना, न्यूट्रलाइज कर देता है। हम लोग इसको 8 क्लास में अच्छा से पढ़ेंगे, अम्ल और भस्म को कैसे न्यूट्रलाइज करता है। एग्जाम्पल, जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाता है, ठीक है, एसिडिटी, एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसको दूर करने के लिए भस्म खाया जाता है। तो भस्म के रूप में क्या है, नमक, ठीक है। और अलग चीज, नींबू और कुछ को मिला करके घोल जब पीते हैं ना तो भस्म का काम करते हैं। चलिए एक और ORS घोल,
तो एक और याद रखें, जब बिढ़नी मार देता है, बिढ़नी समझ में रहा है, मारता है तब मार देता है तो चिट्टी के डंक, चिट्टी काटता है तो बिढ़नी के डंक में, इस सब के डंक में क्या होता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है, ठीक है ना, क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड, इसी कारण फूल जाता है। तो उसको दूर करने के लिए लोहा रगड़ते हैं। क्या रगड़ते हैं, लोहा। तो आयरन के ऑक्साइड एफीओ, आयरन के ऑक्साइड जो होती है ये भस्म होता है, ये क्या होता है, भस्म होता है ना, क्या होता है, भस्म। कहता है धातु के ऑक्साइड भस्म होते हैं, आप लोग याद किए हो 1 नंबरिया क्वेश्चन में कि धातु के ऑक्साइड भस्म होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्ल होते हैं, एसिड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या, भस्म। क्लियर है। तो न्यूट्रल करने के लिए उसको रगड़ते हैं तो ठीक हो जाता है, नहीं फूलता है। क्लियर। तो ये सारी अभिक्रियाएं समाप्त हो गई। तो अब है प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी फोटो केमिकल रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे, फोटो केमिकल रिएक्शन। तो वैसी रासायनिक अभी, चलिए इस चैप्टर को अगला दिन देखते हैं, ये बहुत सा टॉपिक बच रहा है, ठीक है। तो आज बस इतना ही, अगले दिन फिर से मिलते हैं।